सुबह के 7 बजे फतेहपुर के छोटे से गांव शेखपुर में कल्पना अपने ससुराल की रसोई में खड़ी है। चाय की केतली में हल्की सीटी की आवाज गूंज रही है। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे पर संभाला हुआ है और माथे पर हल्का पसीना चमक रहा है। वह चाय के कप में शक्कर मिला रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कल्पना चौंक कर केतली बंद करती है और जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा है, हाथ में एक पुराना थैला ली। वह विनम्रता से पूछता है, बेटी, मिश्रा जी का घर यही है क्या? कल्पना हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी नहीं अंकल, मिश्रा जी का घर गली के कोने पर दूसरा मकान है। वह व्यक्ति धन्यवाद कहकर मुड़ता है और चला जाता है। कल्पना दरवाजा बंद करने ही वाली है कि पीछे से उसकी ननद शालिनी तीखे लहजे में बोल पड़ती है, क्या बात है भाभी, सुबह सुबह अनजान मर्दों से बातें, भैया को बताऊं तो मजा आएगा। कल्पना स्तब्ध रह जाती है। वह सफाई देना चाहती है। शालिनी, वो तो बस रास्ता पूछ रहे थे। लेकिन शालिनी उसे बीच में टोकती है, बस करो, बहाने मत बनाओ, रसोई में जाओ और अपना काम करो, ये फालतू हरकतें बंद करो। कल्पना का गला रुंध जाता है। वह चुपचाप रसोई में लौट आती है, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता है, मेरी गलती क्या है? कल्पना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। उसका पति रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता है। घर में सास मालती, ससुर रमेश और ननद शालिनी है। कल्पना को लगता है कि वह इस घर में मेहमान नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उसके हर काम में सिर्फ कमियां निकाली जाती हैं। एक दिन कल्पना की तबीयत खराब है। उसे तेज बुखार है और शरीर में भयंकर कमजोरी है। फिर भी वह रसोई में खड़ी सब्जियां काट रही है। सास मालती आती हैं और ताने मारती हैं, कल्पना, ये रोटियां इतनी सख्त क्यों हैं? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, सारा दिन बस आराम की सोचती हो। कल्पना धीमी आवाज में कहती है, मम्मी जी, आज मुझे बुखार है। फिर भी मैंने कोशिश की। मालती गुस्से में चिल्लाती हैं, बुखार? ये नाटक बंद करो। मेरे समय में तो हम बीमार पड़कर भी पूरा घर संभालते थे, तुम तो बस बहाने बनाती हो। कल्पना की आंखें नम हो जाती हैं। वह चुपचाप काम में जुट जाती है, लेकिन उसका दिल भारी है। एक शाम कल्पना पड़ोस की रंजना आंटी के साथ गली में खड़ी कुछ बात कर रही है। वे दूध वाले का हिसाब मिला रही हैं। तभी शालिनी वहां पहुंचती है और उसे जबरदस्ती घर खींच लाती है। घर में घुसते ही वह चिल्लाती है, पापा देखिए ना, भाभी दिन भर मोहल्ले वालों से गप्पे मारती रहती हैं। भैया को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? कल्पना सफाई देती है, पापा जी, मैं तो बस रंजना आंटी से दूध का हिसाब पूछ रही थी, लेकिन ससुर रमेश गुस्से में बोल पड़ते हैं। बस करो कल्पना, तुम्हें घर का काम करना है, बाहर की गप्पे मारना नहीं। कल्पना का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि इस घर में उसका कोई नहीं। उसका मायका अब सिर्फ यादों में बचा है। उसके पिता की मृत्यु शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। उसका भाई सूरज, जो अब अकेले मायके की जिम्मेदारी संभाल रहा है, उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह ससुराल के तानों को चुपचाप सहती रहती है। कल्पना को लगता था कि कम से कम उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन रोहन भी उसकी कमियां गिनाता रहता है। एक रात खाना खाने के बाद रोहन कहता है, कल्पना, तुमसे कुछ होता क्यों नहीं? मम्मी पापा दिन भर तुम्हारी शिकायत करते रहते हैं, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? कल्पना जवाब देती है, रोहन, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार मेरी बात को गलत समझ लिया जाता है। रोहन तुनकता है, बस अपनी गलतियां दूसरों पर मत थोपो, तुम्हें मेरे परिवार की इज्जत करनी होगी। कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मुझसे शादी क्यों की? एक दिन कल्पना अनजाने में रोहन और उसकी माँ मालती की बातें सुन लेती है। मालती कह रही हैं, रोहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि साधारण सी लड़की से शादी करो, ज्यादा खूबसूरत बीवी चरित्र की गारंटी नहीं देती। लेकिन ये कल्पना तो साधारण होने के बाद भी पराये मर्दों से बातें करती है। रोहन जवाब देता है, हाँ मम्मी, मैंने भी यही सोचा था कि साधारण लड़की ठीक रहेगी, लेकिन ये तो हर वक्त बहाने बनाती है। कल्पना का दिल टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी ननद शालिनी ने ही उसके खिलाफ सारे घर में जहर घोला है। एक रात कल्पना की तबीयत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और पेट में भयंकर दर्द है।
फिर भी वह खाना बनाती है और सबको परोसती है। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में लेट जाती है। तभी सास मालती चिल्लाती है, कल्पना, रसोई में गंदे बर्तन पड़े हैं, अभी साफ करो। कल्पना कमजोर आवाज में कहती है, मम्मी जी आज तबीयत बहुत खराब है, सुबह साफ कर दूंगी। मालती गुस्से में आगबूला हो जाती है, तबीयत, ये नौटंकी बंद करो, अभी बर्तन साफ करो वरना। कल्पना गिड़गिड़ाती है, प्लीज मम्मी जी, लेकिन मालती उसे जोर से धक्का देती है। तभी रोहन घर आता है। मालती शिकायत करती है, रोहन देखो, ये तुम्हारी बीवी रसोई गंदी छोड़कर सो रही थी, अब मेरी बात का जवाब दे रही है। रोहन गुस्से में कल्पना को कमरे में खींच ले जाता है। वह उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें मेरे परिवार की इज्जत नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह कल्पना का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेलने की कोशिश करता है। कल्पना डर के मारे चीख पड़ती है, रोहन प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन रोहन नहीं रुकता। कल्पना किसी तरह छटपटाकर भागती है और घर से बाहर निकल जाती है। वह पड़ोस की रंजना आंटी के घर पहुंचती है और रोते हुए अपने भाई सूरज को फोन करती है। सूरज रातों रात दिल्ली पहुंचता है। अगली सुबह वह कल्पना को लेने उसके ससुराल जाता है। वहां वह मालती, रमेश और रोहन को खरी खोटी सुनाता है। आप लोगों ने मेरी बहन को क्या समझा है, नौकरानी? मैं अपनी बहन को इस नरक में नहीं छोड़ूंगा। मालती और रमेश उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज कल्पना को लेकर चला जाता है। सूरज कल्पना को अपने घर ले आता है। वह उसे समझाता है, कल्पना तुम्हें अपने लिए जीना होगा, इस जहरीले रिश्ते को खत्म करो। कल्पना तलाक की अर्जी दाखिल करती है। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है और एक टीचिंग कोर्स में दाखिला लेती है। धीरे धीरे वह आत्मविश्वास हासिल करती है। वह एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू करती है, जहां बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ साल बाद कल्पना को पता चलता है कि उसका ससुराल तबाह हो चुका है। शालिनी की शादी टूट गई क्योंकि उसके पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने आ गई। रोहन को ऑफिस में डेटा चोरी के आरोप में जेल हो गई। मालती की कथित जादू टोने की अफवाहों ने उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया। रमेश की तबीयत बिगड़ गई और परिवार कर्ज में डूब गया। कल्पना और सूरज को लगता है कि समय ने अपना इंसाफ कर दिया। एक दिन सूरज कल्पना से कहता है, मेरा दोस्त आकाश तुम्हें बहुत पसंद करता है, वह तुम्हारा साथी बनना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? कल्पना पहले हिचकिचाती है, लेकिन सूरज के आग्रह पर आकाश से मिलती है। आकाश एक सज्जन और समझदार इंसान है। वह कल्पना का सम्मान करता है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। आकाश की माँ रंजना कल्पना को बेटी की तरह प्यार करती हैं। वह सुबह नाश्ता बनाकर कल्पना को देती हैं और उसका हर कदम पर साथ देती हैं। आकाश और कल्पना मिलकर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कल्पना को आत्मनिर्भर बनाता है। कल्पना आज खुश है। वह अपने भाई सूरज की शुक्रगुजार है, जिसने उसे अंधेरे से निकाला। वह सोचती है, जिंदगी में अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे कीमती है। कहानी का अंत एक सूरज की किरण के साथ होता है, जो कल्पना के चेहरे पर पड़ती है, मानो कह रही हो, नई सुबह तुम्हारी है।